Hey there, I am Shiva and you are on Movie Explained in Hindi by Shiva। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है स्पेन का एक जाना माना हॉस्पिटल, जहां पर देश की जानी मानी और बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस को लाया जाता है बिकॉज उनकी डेथ हो गई होती है। एंड इनकी डेथ कैसे हुई, कहाँ हुई, किसके साथ हुई, इसका कुछ भी पता नहीं होता है। और इस हॉस्पिटल में जितनी भी बॉडीज आती है उनकी देख रेख करने के लिए यहाँ पर पाओ नाम का एक बंदा होता है, जिसके अंडर में ही ये सारी बॉडीज रखी जाती हैं। और इस बार पाओ जब देश की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की बॉडी अपने सामने देखता है तो बिल्कुल हिल सा जाता है एंड उसके साथ अपनी सेल्फी लेने लगता है ताकि वो दोस्तों में पॉपुलर हो सके। एंड यहाँ पर पाओ के दो दोस्त भी होते हैं जो उससे मिलने आए होते हैं एंड ये दोनों पाओ को रिमाइंड कराने आए होते हैं कि अभी रात में हमारी पार्टी है और तुम्हें साथ में चलना है। आते तो ये रिमाइंड कराने हैं पर इनका प्लान चेंज हो जाता है एंड ये हॉस्पिटल के पीछे वाले डस्टबिन के बगल में बैठ करके नशे करने लगते हैं। और उनके सैतानी दिमाग के लिए इतना ही एडवेंचर काफी नहीं था कि उनमें से एक फ्रेंड ये डिमांड करता है कि मुझे एक बार उस खूबसूरत एक्ट्रेस को पास से देखना है, जिंदा तो हम देख नहीं पाए, कम से कम मरी हुई ही देख लें। एंड उनके काफी ज्यादा फोर्स करने पर पाओ भी उन्हें मॉर्चरी में ले आता है एंड जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरती देखने की वजह से उन दोनों की नीयत थोड़ी गड़बड़ा जाती है। एंड यहाँ पर पाओ उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग बात बताता है और अपने फोन में कुछ क्लिप्स भी दिखाता है और उन्हें बताता है कि हॉस्पिटल से जब कोई बॉडी डिस्चार्ज होने वाली होती है उसके 1-2 घंटे पहले उस बॉडी के साथ क्या होता है किसी को भी पता नहीं होता है। तो जब भी कोई बॉडी डिस्चार्ज होने वाली होती है उससे पहले हम जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। एंड मैंने एक 16 साल की लड़की के साथ बहुत कुछ किया भी है जिसकी क्लिप्स भी वो अपने फोन में दिखाता है। एंड उसकी ये बातें सुन करके इवान का भी शैतानी दिमाग चलने लगता है एंड वो उससे बोलता है कि चलो ये सब चीजें हम इस एक्ट्रेस के साथ भी कर लें बिकॉज ये एक्ट्रेस तो किसी से बताने वाली है नहीं एंड यहाँ पर कोई है नहीं जो हमें ये करते हुए देखेगा। पर हावी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो इन्हें ये करने से मना करता है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते हैं तो हावी खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। और अब स्टार्ट होता है उस रूम में दरिंदगी का गंदा खेल। सबसे पहले इवान उस एक्ट्रेस पर पड़े हुए जितने भी कपड़े होते हैं उन्हें हटा देता है एंड उसकी बॉडी को एक जानवर की तरह टच करने लगता है। एंड जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा था इस बात से पाओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज उसे इन सब की आदत हो गई थी एंड न जाने उसने कितनी सारी बॉडीज के साथ ये ऑलरेडी कर रखा होता है। तो कुछ देर बाद जब इवान भैया का मन पूरी तरह से भर जाता है तो वो वहाँ से उठ लेते हैं और अब बारी थी पाओ की। एंड पाओ भैया का एक्साइटमेंट लेवल तो एकदम चरम सीमा पर होता है। वो आओ देखते हैं ना ताओ सीधा उसकी बॉडी पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर पाओ अपना काम निपटा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से होता है एक चमत्कार और एना की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। अब एक पल के लिए तुम सोचो मेरे भाई तुम्हारी कंडीशन क्या होगी अगर तुम एक हॉस्पिटल में बैठे हो और तुम्हारे सामने पड़ी हुई डेड बॉडी जो कि पूरे एक दिन से पड़ी हुई है उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है एंड अचानक से उसकी आंखें खुल जाए और वो उठ करके खड़ी हो जाए। मतलब तुमने सुना होगा कि मौत को छूके कैसे वापस आ सकते हैं, पर ये लड़की मौत को छूके कैसे वापस आ करके उसने दिखा दिया है। तो जब एना की आंखें खुलती है एंड वो देखती है अपने ऊपर पाओ को जो कि उसके साथ क्या कर रहा होता है और ये नज़ारा देख करके एना से ज़्यादा तो पाओ शॉक हो जाता है एंड वो उसके ऊपर से हट करके नीचे जमीन में गिर जाता है। ये आवाज़ें सुन करके बाकी के दोनों दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। हावी जब एना को जिंदा देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है कि हमें जल्दी से इसे ऊपर हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर इसे एग्जामिन कर सकें, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा फिर से मर जाए। पर इवान का दिमाग तो कुछ और ही कह रहा होता है और वो समझ जाता है कि अगर एना ठीक हो गई तो वो हम तीनों को नहीं छोड़ेगी। इसलिए इवान बोलता है कि हमें इससे मारना होगा वरना ये हमें नहीं छोड़ने वाली। पर हावी इस बात के बिल्कुल खिलाफ होता है तो उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड फाइट की एंडिंग होती है हावी की मौत के साथ। एंड जब उन दोनों की फाइट हो रही होती है तो इस बीच में एना हावी का फोन निकाल लेती है एंड उन दोनों से बोलती है कि मैंने अपने फादर को फोन कर दिया है एंड वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ रहे होंगे और वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एना को कुछ भी नहीं करते हैं। इसके बाद वो सीधा उसे ऊपर ले जाने लगते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसे एग्जामिन करते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हावी का फोन होता है वो फिर से रिंग करने लगता है एंड दूसरी साइड जो पर्सन होता है वो उन्हें बताता है कि पिछली बार जो कॉल आया था उससे मैं पिक नहीं कर पाया। ये सुन करके वो दोनों समझ जाते हैं कि एना ने उनसे झूठ बोला है, एक्चुअल में उसके फादर ने उसका फोन उठाया ही नहीं था। ये सब बस एना ने यहाँ से भागने के लिए किया। जब उन्हें ये बात समझ आती है तो वो एना को पकड़ करके फिर से
मॉर्चरी में ले आते हैं। उससे यहाँ पर लाने के बाद इवान चला जाता है वो डस्टबिन लेने जिसमें उन्हें हावी की बॉडी को ठिकाने लगाना था। एंड जब वो डस्टबिन लेने गया होता है तो यहाँ पर पाओ अकेला हो जाता है और इसी बीच एना को एक आइडिया आता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो वो पाओ से बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा दोस्त इवान तुम्हें धोखा दे रहा है, वो अपनी जान बचाना चाहता है एंड तुम देखना मुझे मारने के बाद इन दोनों कत्ल का केस वो तुम्हारे ऊपर ही डाल देगा। ये बात सुनकर के पाओ बहुत ज्यादा डर जाता है पर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और एना के हाथ और मुंह में टेप लगा देता है। इसके बाद इवान भी वहां पर आ जाता है एंड वो दोनों मिल करके उसकी मौत की प्लानिंग करने लगते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं कि एना को कोई मेडिसिन खिला देते हैं जिसके बाद वो मर जाएगी, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि कोई ऐसी गोली नहीं है जिसे खा करके वो तुरंत ही मर जाए। उसे कोई भी टैबलेट खाकर मरने में टाइम लग जाएगा, इतने में हम पकड़े जाएंगे। तो ये प्लान कैंसिल हो जाता है। इसके बाद इवान देता है उन्हें एक दूसरा आइडिया जिसमें वो बोलता है कि चलो एक तकिया की हेल्प से हम इसकी सांसों को रोक देते हैं और इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो तकिया लाए कहाँ से। लाश अपने नीचे तकिया लगाकर तो सोएंगी नहीं, तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सभी लाशों के ऊपर पड़े हुए कपड़ों को निकाल लेंगे एंड उन्हें जोड़ करके हम एक मोटी तकिया बना सकते हैं। और वो लोग ऐसा करते भी हैं। इसके बाद फाइनली एना की डेथ हो जाती है। तो ये सारा काम निपटा करके वो लोग एक राहत की सांस लेते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। पर बाहर आकर के इवान को याद आता है कि वो कार्ड तो अंदर ही भूल गया जिसमें वो लोग नशे कर रहे थे और वो कार्ड लाना जरूरी था वरना उसके पकड़े जाने के चांसेस थे। तो कार्ड लेने के लिए वो लोग फिर से अंदर चले जाते हैं एंड जब वो अंदर आते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है बिकॉज एना एक बार फिर से जिंदा हो गई थी। वैसे इस बार वो खुद नहीं आई है, इस बार आने में पाओ ने भी उसकी हेल्प की है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो वो ऐसे कि जब एना ने उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी तो एक्चुअल में उस समय पाओ का ब्रेन वॉश हो गया था और उसे अपने फ्रेंड पर शक भी हो गया था। इसीलिए उसने जानबूझ करके तकिए वाले आइडिया पर एग्री किया था बिकॉज वो जानता था कि एना एक एक्टर है एंड वो तकिया रखने पर मरने की एक्टिंग कर सकती है। तो फाइनली दोनों की प्लानिंग की वजह से एना की जान बच जाती है, लेकिन अभी उसकी जान बची नहीं होती है। इवान उसे फिर से मारने के लिए जल्दी से उसके पास जाता है पर इस बार एना पूरी तैयारी से थी। वो पास में ही रखी हुई कैंची को उसकी गर्दन के आर पार कर देती है जिसके बाद ऑन द स्पॉट इवान की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ खड़ा पाओ ये सोच रहा होता है कि मैंने तो एना की हेल्प कर दी है तो मैं इन सबसे बच गया हूँ एंड उसके इसी भरोसे को कायम रखते हुए एना उसके पास जाती है और उसी कैंची से उसका भी काम तमाम कर देती है। तो फाइनली यहाँ पर एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की विजय हो जाती है और मूवी का द एंड हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए एंड ध्यान से चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते हुए इसलिए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा करने वालों को आपके अकॉर्डिंग क्या सज़ा देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय। आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।